हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के ऊपर। तो हम देखेंगे कि ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने की प्रोसेस कैसी होती है, क्या होती है। तो अगर हम देखें इसमें कि क्या ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, तो मेजरली 4 तरह के ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, दूसरा है मोल्डिंग, फिर उसकी ड्राइंग एंड देन ड्राइंग के बाद बर्निंग, और बर्निंग के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज बर्न्ड क्ले ब्रिक। नाउ इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। जब हम प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ या क्ले को हम जब तैयार करते हैं फॉर मेकिंग द ब्रिक, उसकी भी फर्दर कुछ सब स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी होती है, जो होती है अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग। लेट अस सी दीज वन बाय वन। जब हम प्रिपरेशन ऑफ क्ले कर रहे हैं उसमें अनसॉइलिंग करना, अनसॉइलिंग करने का मतलब ये है कि जो सॉइल आप यूज करने वाले हो, क्ले यूज करने वाले हो, उसमें कोई ग्रेवल या कोर्स सैंड पार्टिकल नहीं होना चाहिए, उनको हटाना है हमें। इस और ऑर्गेनिक मैटर उसमें नहीं होना चाहिए, कोई लाइम और कैंकर पार्टिकल उसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम करीब 20 सेंटीमीटर की टॉप लेयर अर्थ की हम रिमूव कर देते हैं, जिसमें सारे स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, रूट्स सब रिमूव हो जाते हैं, सारे ट्रीज और वेजिटेशन भी वहां से रिमूव हो जाता है। तो इसके बाद जो हमें सॉइल मिलती है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे प्रिपरेशन की, दैट इज डिगिंग। तो जब हम टॉप लेयर हटा दिया और उसमें हमें जो भी कोई एडिटिव ऐड करना है, जैसे कई बार हमें फ्लाई ऐश ब्रेक बनानी है तो फ्लाई ऐश ऐड करना है, सैंडी लोम ऐड करना है, राइस हस्क ऐड करना है, स्टोन डस्ट, जो भी हमें ऐड करना है वो हम उसके ऊपर हम स्प्रे कर देंगे, जो कि कितने वॉल्यूम ऑफ हम क्ले ले रहे हैं उसके प्रपोर्शन में सरफेस पर स्प्रेड कर देंगे। अब इस सॉइल को मैनुअली एक्सकवेट करते हैं, पडल करेंगे, उसको वाटर डालेंगे और उसको उठा के रख देंगे एक जगह पे, ताकि इसमें जो है वेदरिंग के लिए इसको हम वेदर फेस करने के लिए इसको रख देंगे। और ये डिगिंग ऑपरेशन यूजुअली जो है रेन्स के पहले करते हैं, ताकि जो हमें वाटर यूज करना है आगे वेदरिंग के प्रोसेस में वो हमें अवेलेबल हो जाए। तो जैसे हमने स्टोन ग्रेवल्स और पेबल्स रूट्स हटा दिए वहां से, तो अब हमें वेदरिंग के लिए उसको रखना है पूरी सॉइल को। तो सॉइल के हम अलग अलग ढेर बना देते हैं लेवल ग्राउंड पर, और 60 से 120 सेंटीमीटर की लेयर में बना के, ढेर बना बना के हम उनको वेदर को एक्सपोज करके एटलीस्ट 1 महीने के लिए रख देते हैं। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो सॉइल मास है उसमें होमोजेनिटी डेवलप हो जाए, और अगर दूसरे दूसरे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से आपने इकट्ठे किया है, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है वो ऑक्सीडाइज होके वहां से एलिमिनेट हो जाए। और अगर मान लीजिए कोई सॉल्युबल सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है, तो वो भी इरोड हो जाए रेन वाटर के साथ में। और अगर नहीं ये रहते हैं स्टोन, इसके ब्रिक के सैंपल, ब्रिक की क्ले के अंदर, तो जब इसकी बर्निंग होगी ब्रिक की, तब ये स्कम के फॉर्म में उसके सरफेस पर कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है, इसलिए पहले ही इसको रिमूव कर देना है। अब इस पूरी प्रोसेस में, वेदरिंग की प्रोसेस में, आपको उसको सॉइल को उलट पलट भी करना है, ताकि पूरे पीरियड में सारी सॉइल जो है वो गीली रहे। और इसके लिए आप 2 बार उसको टर्निंग करते हैं, और अगर पानी की कमी पड़ती है तो वहां पर आप उस पर पानी को स्प्रे भी कर देते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। इससे प्लास्टिसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ क्ले जो है वो इम्प्रूव हो जाती है वेदरिंग करने से। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज ब्लेंडिंग। आपको मिक्स करना है। तो अब क्योंकि केवल क्ले नहीं है, उसमें सैंड भी आप मिलाते हैं, सैंडी अर्थ मिलाते हैं, तो दोनों को मिक्स करना है। कभी कभी आप कैल्केरियस अर्थ भी मिलाते हैं उसमें सुटेबल प्रोपोर्शन में, तो आपको इनको ऐड करना है। तो तीनों को आप फिर मिक्स करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लेंडिंग। और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हैं, ताकि जो मोल्डिंग के लिए अवेलेबल क्ले होगा उसकी कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन कर सकें। और इसको फिर मिक्सिंग करते हैं यूनिफॉर्मली स्पेड की हेल्प से। एंड उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ती है तो इसमें वाटर को ऐड करते हैं, ताकि वो इजीली मिक्सिंग हो जाए उसकी, और वर्केबिलिटी उस मटेरियल के साथ हमको मिल जाए। तो हमें इस तरह से उसको वाटर को डालना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर भी ना हो, और ताकि वो हमें को मोल्डिंग के समय और ड्राइंग के समय शेप कंटेन नहीं करे। और अगर हमने कम कर दिया तो भी उसकी मोल्डिंग और प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और ड्राइंग के समय क्रैक्स हो जाएंगे। तो ये करने के लिए हमें एक्सेसिव मॉइस्चर नहीं यूज करना, जितना अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड है उतना ही वाटर ऐड करके उसको वर्क करना है, मोल्डिंग का प्रिपरेशन का काम करना है, मिक्सिंग का। देन आपको नेक्स्ट स्टेप है उसमें टेम्परिंग। टेम्परिंग मतलब आपको उसको
मसना है, नीडिंग करना है उसकी। जैसे कि आपको याद हो कि जब आप रोटी बनाते हैं तो आटे को पानी के साथ मिलाते हैं और उसको मसते हैं। मसने से क्या होता है, वो आटा थोड़ा स्टिफ भी हो जाता है और प्लास्टिक भी हो जाता है। प्लास्टिक का मतलब यहाँ ये हुआ कि आप जो शेप देना चाहते हो वो शेप बन जाता है। रोटी का शेप देना चाह रहे हैं, बाटी का शेप देना चाहते हैं, पराठे का शेप देना चाहते हैं, तो विदाउट क्रैकिंग वो शेप बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम टेम्परिंग कर रहे हैं। यहाँ टेम्परिंग करने के लिए हम अगर लेबर है तो लेबर अपने पैरों से उसके ऊपर उसको मिट्टी को गूंथते हैं और उसको स्टिफ बनाते हैं और प्लास्टिक बनाते हैं ताकि आप इसको रिक्वायर्ड शेप दे सकें। और फिर इसके बाद इसको रख देते हैं करीब 36 घंटों के लिए और उसको 30-30 सेंटीमीटर के लेयर्स में अलग अलग जगह पर स्टोर कर देते हैं। जब ये टेम्परिंग हो गया, प्लास्टिसिटी आ गया प्रॉपर उसमें, देन उस मटेरियल से हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये हमारा सॉइल का अर्थ प्रिपेयर हो गया है, पूरा क्ले प्रिपेयर हो गई है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, दैट इज मोल्डिंग के लिए। तो हम मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मोल्डिंग करना है तो मोल्डिंग करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑपरेशंस हैं जिसको हम कर सकते हैं। एक है हैंड मोल्डिंग, जिसमें आप हाथों से मोल्डिंग करते हैं। उसमें भी 2 कैटेगरीज आती है, सब कैटेगरीज। दैट इज हैंड मोल्डिंग कर रहे हैं आप, ग्राउंड पे कर रहे हैं, या फिर आप सीधे हाथों से ही मोल्डिंग कर रहे हैं। दूसरा आता है टेबल मोल्डिंग, जिसमें आप टेबल के ऊपर करते हैं, जिसमें प्लास्टिक मेथड आता है और ड्राई प्रेस मेथड आता है। और तीसरा आता है मशीन मोल्डिंग, जिससे पूरा वर्किंग जो है मशीन के थ्रू ही आता है। इसमें ह्यूमंस का वर्क एज सच नहीं रहता है। और जैसे हमने कहा कि अगर हमारे को हैंड मोल्डिंग करना है तो हमारे पास सॉफ्ट मड होना चाहिए, और वो सॉफ्ट मड जो है उससे हम क्या बनाते हैं, फायर ब्रिक बनती है। लेकिन अगर हमारे पास स्टिफ मोल्ड है तो वी हैव टू गो फॉर मशीन मोल्डिंग। और मशीन मोल्डिंग जो कर रहे हैं तो उसमें हम स्ट्रक्चरल क्ले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो वो प्रोडक्ट्स जो कि कोई स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ड्राई प्रेस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं आप, तो उसमें आप मुश्किल से 10% वाटर ऐड करते हैं और हाई प्रेशर पर उसको प्रेशर को मोल्ड बनाते हैं कॉम्प्रेस करके, और इनको आप कई बार रूफिंग, फ्लोरिंग और वॉल के टाइल्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये फिगर है बता रहा है कि जो होल मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स किस तरह से की जाती है। मोल्ड बनाया और उसको झटके से निकाल दिया। तो उसके लिए पहले आपको ग्राउंड को लेवल करना है, थोड़ा सा सैंड स्प्रिंकल करना है और मोल्ड को, उस ब्रिक को वहां पर जब मोल्ड किया तो रखा उसको और मोल्ड को लिफ्ट कर लिया और ग्राउंड सरफेस पर ड्राई करने के लिए ब्रिक को छोड़ दिया। ऐसे ब्रिक्स में जो हैंड मोल्डेड ब्रिक्स होती है उसमें फ्रॉग्स नहीं होते हैं और लोअर सरफेस थोड़ा सा रफ रहता है क्योंकि वो ग्राउंड पर आप उसको रखा हुआ है। तो इनको ओवरकम करने के लिए मोल्डिंग ब्लॉक्स या बोर्ड्स को यूज किया जा सकता है। तो जब मोल्डिंग करें तो बेस में नीचे आप उन ब्लॉक्स को या बोर्ड्स को रख लेंगे और उसके ऊपर मोल्ड को बनाएंगे। तो ये जो है लंप को पहले जो भी यूज करना है उसको लंप बनाया और उसको हमने ब्रिक वॉल्यूम जो मोल्ड है उसके अंदर पुट कर देते हैं। ये एक टिपिकल एक ब्रिक का मोल्ड है जो हमें दिख रहा है नीचे, जहां पर सेक्शन ए डैश दिख रहा है वहां आप देखोगे कि वहां पर फ्रॉग बनाने के लिए जगह भी है, थोड़ा सा उठा हुआ है जो ब्रिक में डिप्रेशन को कॉज करेगा। तो ये ऐसा है कि आप जब डाल दिया उसमें तो उसको झटके से एक टैप करते हैं और फिर मोल्ड पर डाल देते हैं। तो इससे जो है प्रॉपर शेप रहता है, वहां रखा बन जाता है। और जो भी जो एक्स्ट्रा क्ले होती है उसको हम निकाल देते हैं, शार्प एज के किसी मेटल प्लेट को लगाते हैं और स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, या मेटल वायर को, थिन वायर को यूज करते हैं और उसको उसके मोल्ड के पास टच कर देते हैं तो एक्स्ट्रा जो भी होता है वो वाइप ऑफ हो जाता है। तो ये वायर स्ट्राइक दिख रहे हैं और वुडन स्ट्राइक्स हैं। और इसके अलावा जब मोल्डिंग हो गई ब्रिक्स की, देन उसके बाद हम क्या करते हैं उसको कि हम एक ड्राइंग के लिए उनको रख देंगे। तो आप देखेंगे कि कई बार पूरे ओपन ग्राउंड में ड्राइंग के लिए रखा रहता है। तो जब थोड़ा सा ड्राई ज़्यादा हो जाता है कंसिडरेबल अमाउंट का, तो आप उसको लेयर्स में रख देते हैं। जो लेयर्स जो है आड़ी और खड़ी रहती है, पहले एक जो भी रखा है उसके ऊपर वाली लेयर जो रहेगी वो उसके 90 डिग्रीज पर आप प्लेस करेंगे, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है। तो क्योंकि जो ग्रीन ब्रिक्स होती है उसमें कम से कम 7 to 30% का मॉइस्चर होता है, और जो कि डिपेंड करता है कि किस मेथड से आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमारे पास ड्राई करने का जो ऑप्शन है ये हम क्यों कर रहे हैं, इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी मॉइस्चर वहां पर एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव कर रहे हैं
और श्रिंकेज को कंट्रोल करिए। स्लो ड्राइंग है तो यहाँ पर हमें को श्रिंकेज कंट्रोल भी होगा, और क्योंकि इसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा तो आगे जब हम उसकी बर्निंग करने वाले हैं तो हम अपने फ्यूल को सेव भी कर सकते हैं। नाउ जो ड्राइंग है ये उसका ड्राई होने पर जो श्रिंकेज हो रहा है वो डिपेंड करेगा कितनी पोर स्पेसेस क्ले और मिक्सिंग मोटर के बीच में बची हुई है। तो हम चाहते हैं कि वो डेंस से डेंस रहे ताकि ये पोर स्पेसेस मिनिमम रहे। इसके अलावा सैंड और जो बर्न्ड क्ले है वो भी श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, बट समटाइम्स वो पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, बट ओवरऑल जो फैसिलिटी है देता है वो ड्राइंग करने के लिए। तो मॉइस्चर कंटेंट को हम कट डाउन करते हैं और लेके आते हैं लगभग 3% तक, जब वो एक्सपोज कंडीशन में रहता है 3 से 4 दिन के अंदर। और इस पूरी प्रोसेस में ब्रिक तो ड्राई होती है, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है ताकि जब हम उसको हैंडलिंग करें आगे बर्निंग के लिए लेके जाएं तो सेफली रहे। तो जो अब इसके बाद जब ब्रिक रेडी हो गई तो हम इसके लास्ट फेज में जा रहे हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ द क्ले ब्रिक्स। अब इसको जो है बर्निंग को हम 3 कैटेगरीज में 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज कहलाती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ कि वाटर स्मोकिंग स्टेज है ये, और इस स्टेज में जो वाटर है वो जो पोर्स में है वो जो भी छूट गया है ड्राइंग के समय तो वो उसको हम वहां से रिमूव करते हैं, और क्ले जो है जो अभी तक प्लास्टिक थी अब उसकी प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, और सब कार्बोनेट मटेरियल जो होता है वो बर्न हो जाता है। और पोर्शन अगर उसमें सल्फर का कंटेंट है तो वो पायराइड्स बन जाता है डिस्टिल्ड होके। ऐसे हाइड्रस मटेरियल अगर होता है जैसे फेरिक ऑक्साइड है तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और कार्बोनेट मटेरियल्स अगर हैं तो वो डिकार्बोनेटेड हो जाते हैं इस पूरी डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में। ये प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं हम 400 से 600 500 650 डिग्री सेल्सियस तक। देन नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज आता है इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो हम इसमें ये प्रोसेस जो हमारी है डिहाइड्रेशन की ये बहुत रैपिड ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रैपिड हुआ तो क्रैकिंग हो जाएगा और ब्रेक्स जो है वर्स हो जाएंगे। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम धीरे धीरे करते हैं और स्लो हीटिंग करते हैं ब्रेक की ताकि ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो जाए। तो जब इसके बाद हम 650 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे नेक्स्ट स्टेज ऑफ बर्निंग आती है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो एग्जिस्ट करती है 650 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस ऑक्सीडेशन पीरियड में जो बचा हुआ कार्बन है वो एलिमिनेट हो जाता है। फेरस आयरन आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर फेरिक फॉर्म में आ जाता है, और जितना भी वहां पर सल्फर होता है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो जब ये सब चीज़ें रिमूव हो जाएंगी तो हमारा ब्लैक और स्पॉन्जी कोर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये जो है चेंजेस जो हो रहे हैं वो एक स्लोअर स्पीड पर होता जाएगा। इससे सफिशिएंट हीट मिलेगी ब्रिक को क्ले और पोर को प्रॉपर पकाने के लिए। तो जब हम सैंड ऐड करते हैं इसमें तो वो ओपन स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए ही ऐड किया जाता है, पोरोसिटी देने के लिए, स्ट्रेंथ के साथ पोरोसिटी भी देता है वो। और वो जो पोरोसिटी है वो जो गैसेस इसमें बर्निंग के समय जो बन रही फॉर्म हो रही है उनको एस्केप करने के लिए हेल्प करता है। तो ये पोर से न केवल गैसेस पास होंगे, इससे इसका वार्पिंग भी सेव होगा। अब इसके बाद हम लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं जहां पर टेम्परेचर पहुंच जाता है 900 डिग्री से लेके 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब इसको कहते हैं विट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्लास लाइक सब्सटेंस है वो फॉर्म हो जाता है, और उस केस में जो है क्ले जो है वो मेल्ट होने लगती है और अपने फॉर्म चेंज कर लेती है। अब यहाँ से क्योंकि ये बहुत हीट अप होते हैं और इनका कलर भी चेंज होता है, चेरी रेड हीट कलर हो जाता है इनका। और यहाँ से जब इनको कूल डाउन करते हैं तो बहुत केयर लेना पड़ता है। सडन कूलिंग भी अगर करेंगे तो वो क्रैकिंग और चेकिंग उसमें हो जाएगा। तो स्लोली उसको हम धीरे धीरे कूल डाउन करते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज वी गेट द आउटपुट एज अ बर्न ब्रिक। लेकिन इस विट्रिफिकेशन प्रोसेस में भी हमें देखेंगे कि एक इंसिपिएंट विट्रिफिकेशन होता है जिसमें क्ले सॉफ्ट हो जाता है और अडहियर करता है अपने पास के जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको। सो इसको ऐसे प्रोसेस से जब हम कूल कर रहे हैं तो मटेरियल जो है वो
कोई लॉस ऑफ स्पेस नहीं होता है, और उसको हम देखेंगे कि अगर ये इस स्टेज तक पहुंचा है तो वहां पर नाइफ से स्क्रैचिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कंप्लीट विट्रिफिकेशन हो गया है तो यहाँ पर आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मैक्सिमम श्रिंकेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और विस्कस विट्रस अगर हुआ, विट्रिफिकेशन हुआ है, तो जो भी मोल्टन, जो मोल्ट फॉर्म में, सॉफ्ट मोल्ट मास्क के फॉर्म में हुआ है, वो धीरे धीरे जो है अपना शेप चेंज करना पड़ेगा, करने लग जाएगा, और ग्लासी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा आफ्टर कूलिंग। तो हमें देखना है कि हमारा विट्रिफिकेशन जो है वो इसमें से हमें कौन सा ऑर्डर रखना है, वो हमें सोच समझ कर उतना टेम्परेचर रखना है और उस प्रोसेस को वहां तक जाने देना है। और ये सारे जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कितना फास्ट आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किस रेट पे बढ़ा रहे हैं, तो वो इफेक्ट करेगा इसके ऊपर। जैसे कि अगर आपको पेविंग ब्लॉक बनाना है तो विट्रिफिकेशन के स्टेज तक जाएंगे मैक्सिमम हार्डनेस और टफनेस अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते हैं, तो आप जो ब्रिक्स चाहते हैं उसमें ये स्ट्रक्चर नहीं चाहते हैं, तो आपको उस केस में उसको हीट करने, प्रॉपर हीट करने के लिए किसी एक क्लैंप या क्लीन का यूज करना पड़ेगा। जो क्लैंप होता है वो टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, और क्लीन जो है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जहां रखकर आप ब्रिक्स की बर्निंग करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कर्व क्लैंप की, क्लीन क्लीन के। और ये एग्जाम्पल है कंटिन्यूस क्लीन जो हॉफमैन क्लीन है, और बुल ट्रेंच क्लीन है। इनकी हेल्प से हम इनमें ब्रिक्स को प्लेस करके उसमें फ्यूल बर्न करते हैं, और उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इसकी बर्निंग ऑफ ब्रिक में हेल्पफुल होती है। तो आशा है इससे आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।